नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की जो पैदावार है वो गेहूं की पहली सिंचाई पर निर्भर करती है, क्योंकि इसी समय रूट जोन डेवलप हो रहा होता है और इसी समय क्राउन रूट से टिलर्स की संख्या निकल रही होती है, टिलर्स बन रहे होते हैं जो गेहूं की पैदावार में बहुत बड़ा रोल महत्वपूर्ण अदा करते हैं। साथियों, गेहूं की फसल में इस समय यदि हम सिंचाई करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा और गेहूं की पहली सिंचाई करते समय हमें कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए, वो कौन सी ताकतवर खाद है, उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ अंत तक। गेहूं की फसल में साथियों हम देखते हैं कि क्राउन रूट से जब टिलर्स निकल रहे होते हैं उस समय हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। और हमने किताबों में पढ़ा है या लोगों से सुना है कि हमारी जो गेहूं की फसल में पहली सिंचाई है वो 21 दिन में कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। यदि आपने गेहूं की जो फसल है वो पलेवा करके बुआई की हुई है तो नमी की मात्रा खेत में बनी हुई है, उसको आप चेक कर लें। और पलेवा के बाद यदि आपने बुआई की है तो 25 से 28 दिनों के मध्य आप सिंचाई कर दें। यदि आपने पलेवा के बिना ही फसल को बोया हुआ है तो आप 21 दिन में 18 से 21 दिन में आप गेहूं की फसल में सिंचाई कर दें। और दूसरा, गेहूं के खेत में आप जाएं, उसके पौधे को उखाड़ कर देखें, यदि उसमें क्राउन रूट डेवलप हो रहे हैं तो उस समय आप सिंचाई कर दें। यदि क्राउन रूट डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उस समय आपको सिंचाई कम नहीं करनी है किसान भाइयों। और कुछ खेतों में हम देखते हैं कि बीमारी के कारण क्राउन रूट डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, तो उस समय भी हमें किसान भाइयों बिना इंतज़ार किए सिंचाई कर देना है, क्योंकि उस गेहूं के पौधे से क्राउन रूट निकलने के बजाय उसमें क्राउन रूट की जो संख्या है वो कम होती जाती है। इसलिए हमें उस खेत में भी सिंचाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और हम देखते हैं गेहूं की फसल में यदि हमने पहली सिंचाई कर दी है तो गेहूं में जो लगने वाली बीमारियां हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और गेहूं की फसल में किसान भाइयों संभव हो तो स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करके आप सिंचाई कर सकते हैं। साथियों, यदि स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो गेहूं की जो फसल है उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और जो पौधे की वृद्धि एवं जड़ों का विकास है वो अच्छा होता है। किसान भाइयों, यदि हमने गेहूं की फसल में कुछ खादों का उपयोग करने से चूक गए हैं, जैसे पोटास और फास्फोरस की मात्रा यदि हमने नहीं दी है, तो जब हम पहली सिंचाई कर रहे हों ये आपके पास अंतिम मौका होता है जब आप पोटास और फास्फोरस की मात्रा गेहूं की फसल में दे सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप ये मौका चूक गए तो इसके बाद पोटास और फास्फोरस की मात्रा आप गेहूं की फसल में नहीं दे पाएंगे। किसान भाइयों, यदि आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय दे दी है और 1/3, और इसके बाद आपको पहली सिंचाई पर देनी है सेकेंड हाफ, और इसके बाद जो अंतिम खाद बचेगी वो आपको नाइट्रोजन की बाद में देनी है। तो यदि किसान भाइयों आप इस समय खादों का उपयोग करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस जड़ों की जो वृद्धि एवं विकास है, पौधे को मजबूत बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, और जो पोटास की मात्रा है वो गेहूं में जो दाने की चमक है उसको बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो फास्फोरस और पोटास का भी गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए हमें गेहूं में पहली सिंचाई के साथ किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमें ज़रूर दे देनी चाहिए। इन खादों का उपयोग करने से हम गेहूं की जो ताकत है वो भी बढ़ा सकते हैं, और जो टिलर्स हमारे निकले हुए हैं और गेहूं की फसल को संभालने के लिए जड़ों की मजबूती चाहिए, वो भी हम फास्फोरस के माध्यम से गेहूं की फसल में डेवलप कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा गेहूं की फसल हमारी तैयार हो रही होती है, बढ़वार अच्छी ले रही होती है, तो बढ़वार के लिए
वानस्पतिक वृद्धि के लिए, गेहूं में हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें नाइट्रोजन की मात्रा देना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। यदि हमने नाइट्रोजन की मात्रा दे दी है तो हमारे जो कल्ले हैं और गेहूं की जो फसल है उसकी जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी होगी और उसका जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब होता क्या है कि जब हमारी गेहूं में पहली सिंचाई का समय होता है, पहली सिंचाई की अवस्था होती है, उस समय बाज़ार में डीएपी यूरिया की बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारे किसान भाई खादों की जो पूर्ति है वो हमारे खेत में नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों गेहूं की पहली सिंचाई करते समय, क्योंकि जो जिंक सल्फेट है वो नाइट्रोजन के साथ मिलाकर भी हम खेत में दे सकते हैं। जिंक सल्फेट डालने से किसान भाइयों गेहूं की जो फसल है उसमें एक ताकत मिलती है। इसको हम भुरक कर दे सकते हैं और भुरकने एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम जिंक का उपयोग कर रहे हैं तो जिंक को हमें सिंचाई से पहले भुरक देना चाहिए किसान भाइयों। और यदि हम नाइट्रोजन का खेत में उपयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन को छिड़कने के बाद हमें सिंचाई खेत में करनी है। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, जिंक को सिंचाई से पहले खेत में देना है और नाइट्रोजन को, यूरिया को आपको डालने के बाद, सिंचाई करने के बाद देना है। इस प्रकार से यदि किसान भाइयों आप खादों का उपयोग करेंगे तो उनकी जो पोषक वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी और हमारे जो गेहूं के फसल है उस पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों, अब हम गेहूं में कुछ दवाइयां हैं वो भी डाल सकते हैं, जैसे कॉन्फीडर है, और बीज उपचार करके गेहूं की बुआई करेंगे यदि, तो बीज उपचार करके बोने से जो कंडुआ रोग है उसकी समस्या गेहूं की फसल में नियंत्रित हो जाती है, देखने को नहीं मिलती है किसान भाइयों। यदि गेहूं की फसल में हमने बहाकर सिंचाई कर दी है, फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर दी है और गेहूं का हमारा पूरा खेत भर गया है, उस अवस्था में हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगती है, डैम्पिंग ऑफ की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इस अवस्था में हमें गेहूं की फसल उगाने के लिए उत्तम जल निकास वाला खेत का चुनाव करना चाहिए और पानी जहां ना भरता हो या पानी भरने की समस्या है तो पानी को हमें निकाल देना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारी गेहूं की फसल में जो लगने वाले बिल्ट की समस्या है, जड़ों में हम बिल्ट की समस्या देख रहे हों तो बिल्ट की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात, गेहूं की फसल से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। साथियों, गेहूं की जो उन्नत खेती है वो अच्छी किस्मों का चुनाव करके और उचित मात्रा में पहली सिंचाई के समय खाद और उर्वरकों का जो संतुलित अनुपात है वो देकर आप कर सकते हैं। जैसे NPK 19-19-19 100% वाटर सॉल्यूबल होता है, इसको आप पहली सिंचाई में उपयोग में ला सकते हैं किसान भाइयों। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।